नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने हेलो एल्केन व हेलो एरीन वाले चैप्टर में से हेलो एरीन व हेलो एल्केन का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, हेलो एल्केन व हेलो एरीन का नामकरण, इनके निर्माण की विधियां व भौतिक गुण के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले लेक्चर देखें और उसके बाद इस लेक्चर तक पहुंचे। अब हम हेलो एल्केन व हेलो एरीन के रासायनिक गुणों को कंटिन्यू करेंगे और हेलो एल्केन व हेलो एरीन के रासायनिक गुणों को मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा। पहले हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेलो एरीन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो हम ले रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कहे हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहे हैं, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस लेक्चर में मैं आपको हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में नंबर 1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले सवाल आता है कि हेलो एल्केन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं? हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण हेलो एल्केन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और मुख्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो मैं इसको नोट कर देता हूं, एक एक चीज हम क्लियर करते चलेंगे। आप साथ में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बंध जो होता है ध्रुवीय होता है, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर विस्थापित होंगे। तो कार्बन हेलोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह अधिक क्रियाशील होते हैं। और यह मेनली मुख्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें तो एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे मान लो एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल आयोडाइड है। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं एल्किल आयोडाइड और सबसे कम क्रियाशील होते हैं एल्किल फ्लोराइड। एल्किल आयोडाइड अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर एल्किल यानी कार्बन और आयोडीन का जो बंध है यह दुर्बल बंध होता है, इसीलिए आसानी से ब्रेकडाउन हो जाएगा और आसानी से टूटने के कारण यह अधिक क्रियाशील होता है। तो यह है अपने क्रियाशीलता का क्रम।
अब यदि समान हैलाइड हो लेकिन एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक स्थायी होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक स्थायी होते हैं 1 डिग्री से। तो ये है, ये भी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम। जब जुड़ा हुआ हैलाइड एक ही हो, जैसे 3 डिग्री क्लोराइड हो, 2 डिग्री क्लोराइड हो, 1 डिग्री क्लोराइड हो, तो इनमें जब एल्किल समूह अलग अलग हो लेकिन जुड़ा हुआ हैलाइड एक ही हो, तो उस कंडीशन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवणता बढ़ती है, इसीलिए क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ये हमने एक सामान्य बात की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम इसमें हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम शॉर्ट में एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं। एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है, पहला सवाल यही है। तो देखो, नाम है नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को रिप्लेस कर लेता है। वैसे यह है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर लेता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का अभिलाक्षणिक गुण है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यह ठीक वैसा ही है कि हम अगर महाराष्ट्र में गए, भेलपुरी नहीं खाई और वड़ा पाव नहीं खाया तो जाने का मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ है, यदि हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ा। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूं, वह अभिक्रिया, अब देखो अभिक्रिया बार बार आएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी डॉट, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि उसको वहां से हटाकर खुद जुड़ जाएगा, कर देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये तो हमने बात कर ली कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है। सवाल ये आता है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय होता है, परिणाम स्वरूप बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर जाएंगे। हैलोजन पर आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश। क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनावेश है तो इस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही वहां आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जहां पॉजिटिव हो। तो रिजल्ट क्यों करते हैं, तो एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की, अब देखो हेलो एल्केन कहो या एल्किल हैलाइड कहो एक चीज है, इसीलिए कई बार ऐसा नहीं हो कि सर हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं।
मैंने आपको बताया दोनों सेम वर्ड है। तो एल्किल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है। परिणाम स्वरूप नाभिक स्नेही जो चिल्ला चिल्ला के घूम रहा है, क्या कह के घूम रहा है कि भाई किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, और उसको पता चलेगा कि कार्बन तो बेचारा घर ही बना हुआ उस पर पॉजिटिव है, तो उस पर जुड़ेगा। परिणाम स्वरूप नाभिक स्नेही कार्बन पर जुड़ता है, और जो पहले से था उसको वहां से कहेगा गेट आउट, तेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। बेचारे कार्बन को गरीब बना दिया, और तू ठहरा वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दुर्बल है, तो इसकी सहायता नहीं कर सकता, मैं इसकी सहायता करूंगा, तो यहां से हट चला। तो ये हमने रीजन दिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं। अब सवाल ये आता है कि एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, यही होगा। तो मैं वापस यहां लिख देता हूं, एल्किल फ्लोराइड से एल्किल क्लोराइड लिख देंगे, एल्किल क्लोराइड से एल्किल ब्रोमाइड अधिक देंगे, और एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड देंगे अधिक। ये क्या है, एसएन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील। ये दोनों प्रकार के रिएक्शन के लिए हैं, चाहे वो अभिक्रिया SN1 हो चाहे SN2। तो अभी तक हमने ये देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देते हैं, और इनकी SN के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या है। अब ये सवाल आता है कि ये नाभिक स्नेही कौन है। देखो नाभिक स्नेही जो वर्ड है, नाभिक स्नेही को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस। नाभिक स्नेही जो वर्ड है इसका मतलब होता है जिसको नाभिक से प्यार हो, यानी जो नाभिक से स्नेह करते हैं। नाभिक स्नेही सामान्यतः वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं या आयन होते हैं जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसीलिए ये वहां जुड़ते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये क्या होता है, ये सामान्यतः ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन अधिक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वाली स्पीशीज होती है। फॉर एग्जाम्पल खुद हैलाइड, चाहे वो क्लोराइड हो या आयोडाइड हो, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास डाउन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वाटर खुद ऑक्सीजन के पास डाउन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एल्किल, नाइट्रोजन के पास डाउन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया। तो इसमें देख रहे हैं कि या तो इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा या इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर नाभिक स्नेही में एक और नाभिक स्नेही आता है, उनको हम बोलते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही। दंती बोल दो नाभिक स्नेही। ये उभयदंती नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इनके पास दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, ये डबल रोल वाले बंदे हैं। इनके पास दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, अर्थात
ये दो परमाणुओं से कार्बन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक समय एक ही परमाणु दाता परमाणु का, या यूं कहें नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य करेगा। हमने ये उभयतंतुक लिगैंड पढ़े हैं संकुल यौगिक वाले चैप्टर में, लेकिन वहां हमने लिगैंड के रूप में लिखा या हम नाभिक स्नेह के रूप में लिखेंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, यानी इनके पास दो परमाणु होते हैं जिनसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, साइनाइड में कहां से जुड़ेगा, कार्बन से, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में कहां से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। तो इनमें दो नाभिक स्नेह केंद्र है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसीलिए उभयतंतुक नाभिक स्नेही है। ऐसे ही नाइट्रो, जिसमें नाइट्रोजन नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य करेगा, और नाइट्राइट जिसमें ऑक्सीजन नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य। फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में कार्य करेगा नाइट्रोजन, यानी जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसमें ऑक्सीजन नाभिक स्नेह केंद्र की तरह कार्य करेगा, यानी जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो वहां कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो ये एक जनरल सी बात कर दी कि हमने नाभिक स्नेह क्या होता है और उभयतंतुक नाभिक स्नेह क्या होता है। अब हम ले रहे हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये कितनी प्रकार की होती है। तो ये हमने लिख दिया एक सामान्य एल्किल हैलाइड, और यहां हम अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया NaOH या KOH, जैसे हमने ले लिया वाटर HOH, जैसे हमने ले लिया अमोनिया, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे से लिख रहा या चलो बाद में समझा दूंगा, फिर से अमोनिया। फिर हमने क्या ले लिया, सोडियम एल्कोक्साइड। फिर हमने क्या ले लिया, सोडियम आयोडाइड। फिर हमने क्या ले लिया, 1 डिग्री एमीन। फिर हमने क्या ले लिया, 2 डिग्री एमीन। फिर हमने क्या ले लिया, सिल्वर साइनाइड। और फिर हमने क्या ले लिया, पोटेशियम साइनाइड। बाकी जो बच्चे हैं वो लेंगे। अब देखो रिएक्शन कैसा होगी, मैं एक बार यहाँ लाइन ड्रॉ कर, रिएक्शन में आपको ज्यादा मात्रा में करने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस पर माइनस, NaOH जो है इसमें बॉन्ड Na और OH के बीच का टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या पर आएगा माइनस, वाटर है OH माइनस H प्लस। अब ये जो NH3 है ये कुछ ऐसा है, HNH, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, NaOR Na प्लस OR माइनस, NaI Na प्लस I माइनस। पता चल रहा है ऐसे कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान होना चाहिए इसमें, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस और प्लस। देखो कैसे जुड़ेगा, सिंपल सा हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ R माइनस के साथ जुड़ेगा, Na प्लस थोड़ी जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, OH माइनस। तो ये हो गया ROH, एल्कोहल बन गया। और ये जो X है ये Na के साथ जाएगा तो NX बना लेगा, और K के साथ जाएगा तो बना लेगा KX, पोटेशियम हैलाइड या सोडियम हैलाइड। अब इसमें R प्लस के साथ माइनस का जाएगा, OH बन गया एल्कोहल, प्लस प्लस का H माइनस का X, क्या बना लेंगे HX। NH3 में माइनस का NH2 R के साथ जुड़ेगा तो बनेगा RNH2, 1 डिग्री एमीन, प्लस X के साथ H प्लस जाएगा, बनेगा HX।
कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो NaOR में एल्कोक्साइड आयन R के साथ जाएगा तो बनेगा ROR। ये क्या है? ईथर। बचा हुआ Na के साथ जाएगा तो बनेगा सोडियम हैलाइड। आराम से साथ साथ चलना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का R माइनस का I के साथ जाएगा तो बनेगा एल्किल आयोडाइड प्लस। देखो एल्किल और आयोडाइड मिलकर बनाना है एल्किल आयोडाइड, और Na और ये X ये मिलकर बनाएंगे सोडियम हैलाइड NaX। फिर R प्लस का माइनस के NH2 के साथ जाएगा तो क्या होगा? ये जो R प्लस का है ये माइनस के NH2 के साथ जाएगा तो RNH2 बनेगा। नहीं, यहाँ पर क्या होगा देखो, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इनको दोनों को ही। यहाँ पर क्या होगा देखो, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ये है अपना ऐसे RNH और हाइड्रोजन अलग, तो ये पूरा माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, और यहाँ पर R2N और H, ये H प्लस वाला और ये क्या है माइनस वाला। बस ये ध्यान रखना है जैसा हमने NH में किया है। तो ये माइनस का RNH प्लस के RNH से जुड़ेगा क्या बन जाएगा RNH का, माइनस के से प्लस का R आगे जुड़ेगा बनेगा RNHR, यानी 2 डिग्री में प्लस X के साथ H जाएगा HX। फिर देखो यहाँ पर R2N माइनस का है तो R2N माइनस का इससे आगे जुड़ेगा प्लस का, तो ये बन गया 3 डिग्री में, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन समूह जुड़े हैं और हाइड्रोजन और हेलाइड मिलकर बन गया HX। अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये जो साइनाइड है ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ उभयतंतु लिगेंड। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ये क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। लेकिन हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्किल साइनाइड। ये क्या है? एल्किल साइनाइड। और वो अलग हो गई, Ag के साथ X हो जाएगा तो इसमें प्लस बन जाएगा AgX और इसमें बनेगा K और X पोटेशियम साइनाइड। तो सवाल ये आता है कि सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड, जबकि पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल साइनाइड क्यों बनता है? तो देखो इसका हम रीजन निकाल रहे हैं, बोर्ड को मैं थोड़ा सा साइड से इरेज कर देता हूं ताकि इसका हम रीजन लिख सकें। मैं हेडिंग लगा देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। इसमें 1 नंबर ही हम बढ़ रहे हैं नाभिक से नहीं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है एल्किल साइनाइड, और यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो साइनाइड एक उभयतंतु लिगेंड है और इसमें 2 नाभिक संयुग्म के अंदर है, ये कार्बन से भी जुड़ सकता है नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होता है, इसीलिए ये साइनाइड आयन देता है और कार्बन नाभिक स्नेह केंद्र की तरह कार्य करता है। तो देखो पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होने के कारण
साइनाइड Cl माइनस आयन देता है। अतः यहां पर नाभिक श्रेणी केंद्र कौन होगा? कार्बन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करता है, जिससे एल्किल साइनाइड आरसीएन बनता है। एक रीजन ये है, एक रीजन ये भी है कि जब साइनाइड नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करेगा तो एल्किल से कौन जुड़ेगा? कार्बन। यानी इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये क्या है? परमल बंध। कार्बन कार्बन बंध परमल बंध है। जबकि अगर आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन नाइट्रोजन बंध जो है वो कार्बन कार्बन बंध की तुलना में क्या है? दुर्बल। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड लेंगे तो AgCN क्या है? AgCN शेष संयोजी है। तो ये AgCN सिल्वर साइनाइड शेष संयोजी यौगिक होने के कारण नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करता है। तो शेष संयोजी यौगिक होने के कारण नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य कर रहा है तो कार्बन पर कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। अतः एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि यदि हम पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाएं तो हमें एल्किल साइनाइड क्यों बनता है, और सिल्वर साइनाइड से करवाने पर आइसोसाइनाइड क्यों बनता है? क्योंकि पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक है, कार्बन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करेगा तो कार्बन एल्किल समूह से जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा। जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजी यौगिक होने के कारण यहाँ पर नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह नाइट्रोजन कार्य करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। इसकी कुछ रिएक्शन और हैं, वो हम ले लेते हैं, उल्टा चला लेते हैं, क्या दिक्कत? पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और कोई बची क्या? दो ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यदि हम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर बनेगा R एल्किल समूह और इससे जुड़ेगा आगे ऑक्सीजन, क्योंकि NO2 भी क्या है? वो बेदल तो नाभिक से नहीं है। प्लस में क्या बनेगा? ये K, ये तो K और उसका X, पोटेशियम हाइड्राइड। ये क्या बना? एल्किल नाइट्राइट। अब यदि हम सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी केंद्र की तरह कार्य करेगा, मिलेगा RNO प्लस में इसका AgOH। ये में क्या मिला? ये मिला एल्किल नाइट्रेट, या नाइट्रो कहते हैं ना, तो उसमें नाइट्रो लिखा है तो इसलिए नाइट्रो भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा नाइट्रो। इसकी एक रिएक्शन और है, वो भी मैं बता देता हूं, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ। तो यहां पर बंध टूटेगा ये वाला, जैसे बात ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव।
तो आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि बॉन्ड कहां से टूटेगा। एल्किल हैलाइड में एल्किल पर प्लस और हैलाइड पर माइनस आएगा, बाकी ध्यान रखना है। अब इसमें देखो ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इससे प्लस का आर आगे जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया एस्टर प्लस, बचा हुआ एलसी के साथ जाएगा। तो यहां पर हमने एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितने भी बुक में थी सारी कंसीडर कर ली है। अब हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 SN2। हम SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, तो ये है दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो देखो इसमें नंबर एक हम लगा लेते हैं SN1 अभिक्रिया। अब ये जो SN1 अभिक्रिया है, इसमें जो ऊपर मैंने वन लगाया है वो है इसकी कोटि, इसका पूरा नाम है एका अणु। और भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाभिक स्नेही एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसका पूरा नाम। SN1 जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्बन धनायन बनता है, और देखो अभी जो हमने पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े हैं, अब हम बात करेंगे ये अभिक्रिया होती कैसे है, इनकी क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। और जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो दोनों प्रकार की रिएक्शन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, SN1 की क्रियाविधि भी पढ़ेंगे और SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि भी पढ़ेंगे। तो SN1 जो अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्बन धनायन बनता है, और पहला पद अभिक्रिया का गति निर्धारक पद होता है, क्योंकि पहले पद में केवल एल्किल हैलाइड भाग लेता है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरे पद में कार्बन धनायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और आक्रमण करके उत्पाद देता है। यहाँ पर दो नाभिक स्नेही है, एक तो जो पहले मौजूद है वो निकलेगा, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप, और दूसरा जो नाभिक स्नेही आ रहा है उसको हम बोलते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो देखो इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट, यह है अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्बन धनायन बनता है, और यह पद अभिक्रिया का गति निर्धारक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पद होता है। पहले पद में केवल एल्किल हैलाइड भाग लेता है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर
निर्भर करता है। देखो, यदि अभिक्रिया का हम वेग की बात करें तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल की हैलाइड की सांद्रता। यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा, तो वेग बराबर हो जाएगा वेग इक्वल टू के, किसकी सांद्रता, एल की हैलाइड। क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल एल की हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और जिसकी पावर भी एक है, तो यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसीलिए यहां हमने क्या लिखा है, पद। वन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। द्वितीय पद में कार्बोनाइन आक्रमण करेगा, सॉरी नाभिक से। सेकेंड स्टेप में द्वितीय पद में कार्बोनाइन जो पहले स्टेप में बन रहा है उस पर किसका अटैक होगा, नाभिक से का। कार्बोनाइन पर नाभिक से आक्रमण कर हमें क्या कर देगा, तो सेकंड स्टेप जो है उसमें कार्बोनाइन पर नाभिक स्नेह आक्रमण करके हमें एंड प्रोडक्ट देता है। एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 38 ब्यूटिल ब्रोमाइड when KOH की अभिक्रिया। देखो, टर्सरी ब्यूटिल का मतलब है जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है और उससे 3 मैथिल समूह जुड़े हैं, कुछ ऐसे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो Br के साथ पोटेशियम जाएगा और OH आ जाएगा Br की जगह, तो ये बना लेगा CH3 कितने हैं, 3, C से आगे जुड़ जाएगा OH, तरते ब्यूटिल अल्कोहल और K और Br बिल्कुल बना लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन तो ऐसे होगी, लेकिन बात कर रहे हैं ये रिएक्शन की क्रियाविधि, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया 2 पद में होगी, तो पहले पद में केवल एल की लहर भाग लेगा, तो पहला स्टेप जो है रिएक्शन का, इसमें एल की लहर भाग लेगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसमें 3 मैथिल समूह जुड़े हैं और पहले पद में ये करेगा इसका साथ धोखा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, ब्रोमिल गए बाहर के कार्बन के साथ धोखा कर गया और बन गए इलेक्ट्रॉन। ये जो निकलने वाले समूह है इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह। हिंदी वर्ड है अवशिष्ट समूह, और अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहो इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जाने वाला। जाने वाला चला गया, पीछे इसको गरीब करके चला गया, तो कार्बन पर 3 मैथिल समूह जुड़े। अब क्योंकि कार्बन और हेलोजन बंद के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लिया है, तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, और ये क्या है, कार्बन पर अगर प्लस है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन। यहां पहले जो कार्बन था इसका संकरण था sp3 और इसकी संरचना कैसी थी, चतुष्फलक। अब जो कार्बन बना है ये sp2 संकरण वाला है और संरचना कैसी है, समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्या होगा, ये कार्बन जो है सेकेंड स्टेप में ये अपने बन रहा है कार्बन, कार्बन हम सेंटर रख देते,
क्योंकि हमें यहाँ एक फैक्ट लिखना है तो इसको सेंटर करना है। ये कार्बन। अब यहाँ पर आक्रमणकारी कौन है? हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनाइन की संरचना समतल त्रिकोणीय होने के कारण आने वाला नाभिक नहीं दोनों दिशाओं से अटैक कर सकता है। वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से अटैक करने की संभावना बराबर क्यों है? क्योंकि कार्बोनाइन की संरचना समतल त्रिकोणीय, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसीलिए यदि हमने प्रारंभ में एल्किल हैलाइड जो लिया है, ये यदि प्रकाशिक सक्रिय है तो हमें डी और ए रूप का 50-50% मात्रा प्राप्त होती है। और ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल रूप की सममोलर मात्रा हो उसको हम रेसमिक मिश्रण कहते हैं। तो ये इस साइड से अटैक करेगा, हालांकि ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, तो देखो क्या होगा, OH सीधा कार्बन पर अटैक करके जुड़ रहा है, ये तीन गति, और इस साइड से अटैक करेगा तो ये OH सीधा कार्बन पर अटैक कर रहा है और कार्बन पर कितने शेष से जुड़े होते हैं। ये यदि डी होगा तो इसकी मात्रा बनेगी 50%। देखो कंडीशन ये है कि जब प्रकाशिक सक्रिय हो तो ये एल होगा, इसकी मात्रा कितनी बनेगी 50%। ये दोनों बने। तो SN1 अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसके बाद वाले जो वीडियो हम लेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिमीय रासायनिक पहलू, उसमें हम बात करेंगे कैसे बनेगा। तो इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री से 2 डिग्री 1 डिग्री से अधिक स्थायी होते हैं। ये हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का सवाल ये आता है कि SN1 अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस अभिक्रिया में पहले पद में कार्बोनाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोनाइन 2 डिग्री और 1 डिग्री से अधिक स्थायी होता है। तो कारण लिख देता हूं, प्रथम पद में कार्बोनाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोनाइन अधिक स्थायी है। तो अधिक स्थायी होने के कारण थ्री डिग्री जो एल्किल हैलाइड है SN1 के प्रति अधिक रिएक्टिव होते हैं। देखो यदि हम कार्बोनाइन की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री अधिक होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री अधिक होता है 1 डिग्री से। ये है कार्बोनाइन का स्टेज। तो क्योंकि प्रथम पद में कार्बोनाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोनाइन सबसे अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाता हूं, थोड़ा सा बोर्ड में यहाँ इरेज कर दे। देखो यदि हमने टर्सरी ब्रोमाइड लिया
यानी जिस कार्बन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री है, हमने ले लिया ये क्या हो गया हमने, तो ब्रोमो प्रोपेन 2 डिग्री, और एक हमने ले लिया वन ब्रोमो प्रोपेन। ये कैसा है, 1 डिग्री है। ये कौन सा है, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी सॉरी क्रियाशीलता क्रम तो यही होगा। अब इससे जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो ये बनाएगा, देखो कैसा, सी, इस सी से 3 CH3 जुड़ा, इस पर प्लस, ये 3 डिग्री का है, इसमें सी से जुड़ा हुआ H और इस सी से जुड़े हुए 2 CH3। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री, और इसमें निकलेगा तो ये 1 डिग्री, CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये कार्बन है 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये अधिक स्थायी है, ये कम है, ये सबसे कम। तो 3 डिग्री कार्बन अधिक स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन का प्लस है वो प्रेरणिक प्रभाव द्वारा या अति पर संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा इन हाइड्रोजन पर शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन पर शिफ्ट कैसे होगा, देखो मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन को लेकर बता रहा हूं, और इससे जुड़ा हुआ था ये सी, तो इस सी का जो प्लस है वो इस हाइड्रोजन पर आएगा, तो कुल मिलाकर क्या होगा, H C, और इस सी और सी के बीच बढ़ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा। तो ये जो प्लस है ये इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, यानी जो प्लस चार्ज है वो 9 हाइड्रोजन पर ट्रांसफर होगा, जबकि इसमें प्लस है वो कितना हाइड्रोजन पर ट्रांसफर होगा, केवल इसके 2 हाइड्रोजन पर ट्रांसफर होगा, और इसमें कितना पर होगा, 6 पर। तो क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनाइल में धनावेश 9 हाइड्रोजन पर प्रतिस्थापित होता है, परिणाम स्वरूप धनावेश स्थायी होता है। देखो धनावेश और ऋणावेश यदि अधिक परमाणुओं पर प्रतिस्थापित होता है तो एक परमाणु पर उसकी मात्रा घट जाएगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। इसीलिए 3 डिग्री कार्बन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें प्लस चार्ज 9 हाइड्रोजन पर रिप्लेस होता है, परिणाम स्वरूप धनावेश स्थायी हो जाता है। जबकि 1 डिग्री में ये धनावेश कम परमाणुओं पर विस्थापित होता है, इसीलिए ये कम स्थायी होता है। क्योंकि 3 डिग्री कार्बन अधिक स्थायी है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया ज्यादा देंगे। 1 डिग्री कार्बन कम स्थायी है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया कम देंगे। सामान्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया ही देते हैं, जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया नहीं देते हैं, वे SN2 अभिक्रिया देते हैं। ये क्या होती है SN2 अभिक्रिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बोर्ड को, फिर हम लेते हैं सेकंड टाइप रिएक्शन SN2 अभिक्रिया। तो एक सेकंड टाइप की रिएक्शन है, हम इसी को सेकंड बना लेते हैं SN2 अभिक्रिया, और यहाँ पर एक अणु की जगह क्या हो जाएगा, द्विअणु। इसको हमने कर लिया द्विअणुक नाभिक नहीं, ये थोड़ा सा लिख रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 में जो हमने 2 लिखा है इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर। ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, अवशिष्ट समूह का निकलना और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का जुड़ना साथ साथ होता है। क्योंकि अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इसमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही कार्बन के पीछे से अटैक करता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से ठीक विपरीत होता है। यदि हमने प्रारंभ में जो एल्किल हैलाइड लिया है, यदि वे प्रकाशिक सक्रिय हैं तो D होने पर हमें L ग्रुप मिलेगा, L होने पर D ग्रुप मिलेगा। तो इसको हम एक एक करके लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है।
अवशिष्ट समूह का निकलना, यानी जो एल्किल हैलाइड है उसका निकलना। वह आने वाले समूह का जुड़ना, आक्रमणकारी नाभिक में, इसको मैं माइनस लिख सकता हूं, का जुड़ना साथ साथ होता है। इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक से दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो वेग एल्किल हैलाइड नाभिक में न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः यह एक सेकेंड ऑर्डर में पढ़े हैं, रासायनिक बल गति में पढ़े भाई, नहीं पढ़े? हाँ तो करो, पढ़ा है ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो यदि हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी एसेंट अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखे हैं, तो वेग बराबर होगा के एल्किल हैलाइड की सांद्रता और किसकी सांद्रता, नाभिक स्नेह की सांद्रता। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और वह है मैथिल ब्रोमाइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। अब यहां पर मैथिल ब्रोमाइड क्या होता है, देखो मैथिल ब्रोमाइड होता है CH3Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। क्या होगा, Br पोटेशियम के साथ चला जाएगा, OH जुड़ जाएगा, Br की जगह बन जाएगा मैथिल एल्कोहल और K और Br। सिंपल सी रिएक्शन। अब सवाल ये आता है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होगी। तो हम वही बात कर रहे हैं, एसेंट रिएक्शन की हम ले रहे हैं मैकेनिज्म। इसमें जैसा कि मैंने बताया, आने वाला नाभिक से बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखो बैक साइड अटैक कैसे होगा, मैथिल ब्रोमाइड है, इसमें कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, इससे जुड़ा हुआ Br। अब देखो क्या होगा, ये आया हाइड्रोक्साइड और ये धोखा देगा, एल्किल हैलाइड के पीछे से अटैक करेगा। अब पीछे कौन ध्यान रखेगा, अटैक हो गया तो जीतेगा ही। तो देखो क्या होगा, कार्बन इससे जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन, ये Br का पता कट हो रहा है, ये जा रहा है, मैंने आंशिक बंद बनाया है, और ये भाई साहब हाइड्रोक्साइड आ रहा है। तो हमने यही कहा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेह का जुड़ना और अवशिष्ट समूह का निकलना दोनों साथ साथ होता है। और ये जो है ये है मध्यवर्ती समूह। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोक्साइड जा रहा है कार्बन के पास, का मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो ब्रोमाइड के साथ मैं जा रहा हूं, बस OH कार्बन इसे जुड़े हुए हाइड्रोजन मैथिल एल्कोहल बन गया और Br का पता कर जो पोटेशियम के साथ मिलकर बनाएगा
KBr। अब यदि हमने प्रारंभ में जो एल्किल हैलाइड लिया है, ये यदि प्रकाशिक सक्रिय हो, यहाँ पर प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो यदि प्रारंभ में लिया गया यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से ठीक विपरीत होता है। यानी अभिकारक अगर डी है तो उत्पाद एल होगा, अभिकारक अगर एन है तो उत्पाद डी होगा। और इसमें क्या हुआ, क्योंकि उत्पाद का विन्यास अभिकारक से ठीक विपरीत होता है, इसे हम बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। तो SN2 अभिक्रिया वाल्टन प्रतिपन्न द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि इसमें अभिकारक का उत्पाद अभिकारक के विन्यास से प्राप्त उत्पाद का विन्यास ठीक विपरीत होता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे तेज हवा में छत्ता। हम बारिश में या छाता पकड़ के रख रखे हैं, छाता हो सर कैसे है, मैं अम्ब्रेला बना रहा हूं, अच्छा ही बनेगा बुरा बनेगा कौन सा, ये अम्ब्रेला ऐसे ही होता है। लेकिन अगर तेज हवा आए तो छाता के साथ उल्टा ये गए, तो जिस प्रकार तेज हवा में छत्ता उल्टा हो जाता है, उसी प्रकार उत्पाद का विन्यास अभिकारक से उल्टा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, वाल्टन इन्वर्जन। देखो मैं लिख देता हूं, ये मैंने नहीं लिखा ना, इसमें आक्रमणकारी नाविक से एल्किल हैलाइड के पीछे से आक्रमण करता है, अतः प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से विपरीत होता है। इसे क्या बोलेंगे, मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, इसे वाल्टन इन्वर्जन, वाल्टन प्रतिबल। वाल्टन एक वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम से वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है, लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे तेज हवा में छाता, अम्ब्रेला। तो ये तो हमने बात की SN2 अभिक्रिया की मैग्नीशियम की, आने वाला पीछे से अटैक करेगा, उत्पाद का विन्यास अभिकारक से विपरीत हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम है 1 डिग्री सबसे ज्यादा देगा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, SN2 के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सवाल यह आता है कि SN1 तो 3 डिग्री ज्यादा देता है, तो SN2 1 डिग्री ज्यादा क्यों देता है? तो क्योंकि आने वाला नाभिक स्नेह बैक साइड से तय करता है, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर आने वाले नाभिक स्नेह के मार्ग में त्रिविम विन्यासी बाधा आएगी। अब ये बाधा कैसे आएगी, देखो इसको मैं समझा रहा हूं आपको। को हमने लिया 3 डिग्री, 3 डिग्री को लेकर समझा दो बेटर रहेगा। 3 डिग्री में एक कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, और प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना बढ़िया। देखो ये है 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड। अब आने वाला नाभिक स्नेह कोई भी हो, ये पीछे से आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये 3 मैथिल समूह
ये जब जाएगा तो भाई किसको पूछ के जा रहा है, ये कहेंगे कहाँ जा रहा है, किसको पूछ के जा रहा है, यानी इसको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने मैथिल समूह, 3 मैथिल समूह, और 3 मैथिल समूह का बड़ा आकार होता है। ये देखो, तो ये कहां से जाएगा, इस कार्बन तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया नहीं देते हो। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2, सॉरी SN1 नहीं SN2 अभिक्रिया अधिक क्यों देते हैं, क्योंकि आने वाला नाभिक नहीं एल्किल हैलाइड के पीछे से आक्रमण करता है, परिणाम स्वरूप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में त्रिविम विन्यासी बाधा अधिक आती है, जिसके कारण ये SN2 अभिक्रिया कम देते हैं, जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर त्रिविम विन्यासी बाधा कम आएगी। देखो ये बेचारा 1 डिग्री, तो आसानी से ये आक्रमण कर देगा। तो रीजन क्या है, देखो लिखते हैं कारण। थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण आने वाले नाभिक नहीं न्यूक्लियोफाइल के मार्ग में त्रिविम विन्यासी बाधा, रुकावट, जाने नहीं देंगे, कहां जाएगा, आने के कारण ये SN2 अभिक्रिया के प्रति लो रिएक्टिव, कम क्रियाशील होता है। यदि हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो त्रिविम विन्यासी बाधा नहीं आएगी, आक्रमणकारी नाभिक नहीं आसानी से अटैक कर लेगा, तो ये SN2 अभिक्रिया ज्यादा देगा। तो अभी तक हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल्स SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक लेते हैं आज के लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। SN1 और SN2 अभिक्रिया के में अंतर सवाल आएगा, तो ध्यान रखें। डिटेल्स मैंने पढ़ाया है, तो मोटे तौर पर मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मोटे तौर पर आपको नोट्स में मिल जाएगा, हम कुछ ही इंपॉर्टेंट यहाँ चीजों को लिखेंगे। तो अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। एक ही करके लिखते जाए, तो लिखो मेरे साथ साथ। ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, SN2 क्या है, द्वितीय कोटि। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों, तो ये है 2 पदों में संपन्न होती है। ये कितने पदों में संपन्न होती है, एक ही पद। इसका देखो, इसमें अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। और इनमें दोनों पर, तो वेग एल्किल हैलाइड व न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर
निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मिलता है कार्बन आयन, SN1 में बनता है कार्बन आयन। तो में क्या बनेगा बताओ जल्दी, मध्यवर्ती संकरण अवस्था, ये मध्यवर्ती संकुल। अब SN1 रिएक्शन में क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा देते हैं, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। जबकि इसमें क्रियाशीलता की बात करें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा SN2 देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया किसमें होती है, प्रोटीग्लाइकन में, जैसे वाटर, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, ये किसमें होती है, ये प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला टॉपिक अपना यही है, SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, तो रेशमिक करणों द्वारा संपन्न, और ये इसमें विन्यास विकृत होता है, इसमें होता है वार्डन इनवर्स द्वारा। तो ये हमने बात की SN1 और SN2 के बीच के डिफरेंस की। यहां पर अपने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला पूरा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के साथ। धन्यवाद।